सोचो एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग है, तारीख है 28 जून 1914, लोकेशन सरजेवो सिटी। लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई कॉफी पी रहा है और एक 19 साल का लड़का रोड के साइड में खड़ा है और उसका नाम है गैब्रिएलो प्रिंसिप। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं और पॉकेट में एक गन है और उसे खुद भी नहीं पता कि अगले 60 सेकंड में वो ह्यूमन हिस्ट्री का डायरेक्शन बदलने वाला है। कुछ मिनट पहले एक रॉयल कार सिटी में परेड कर रही थी। उस कार में बैठे थे ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर किंग आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड। और आइडिया देखो, उसी दिन पहले ही एक बॉम्ब अटैक उनपे किया गया था जो कि फेल हो गया और आर्कड्यूक बच गए थे। सबको लगा खतरा टल चुका है, लेकिन डेस्टिनी का प्लान कुछ और ही था। और फिर ड्राइवर ने गलती से एक गलत टर्न ले लिया। कार धीरे थी और कोइंसिडेंस इतना अनबिलीवेबल था कि कार एग्जैक्टली उस लड़के के सामने जाकर रुक गई जो असैसिनेशन प्लान कर रहा था। प्रिंसिप शॉक्ड था, आर्कड्यूक भी शॉक्ड थे और टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया था। फिर 2 गोलियां चलती है और कुछ ही सेकंड में आर्कड्यूक और उनकी वाइफ सोफी की डेथ हो जाती है और दुनिया वॉर की तरफ चल पड़ती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि ये इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट ट्रिगर था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सच में एक टीनेजर की गोली ने वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट कर दिया? क्या लाखों लोग सिर्फ वर्ल्ड वॉर में एक मर्डर की वजह से मारे गए? या ये कहानी हम बचपन से गलत समझते आए हैं? क्योंकि सच्चाई काफी अलग है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्लो सुसाइड था जो यूरोप सालों से प्लान कर रहा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने का रियल रीजन क्या था और कैसे यूरोप खुद अपनी डिस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहा था, कैसे अलायंसेस ने लोकल फाइट को ग्लोबल वॉर बना दिया और सबसे शॉकिंग सच्चाई, किसी भी कंट्री को वॉर नहीं चाहिए था फिर भी सब वॉर में घुस गए। 1914 से पहले यूरोप दुनिया का सबसे एडवांस रीजन था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पर थी, रेलवेज, फैक्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी सब प्रोग्रेस कर रहे थे और लोग बिलीव करते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड में लार्ज वॉर्स इम्पॉसिबल हो चुकी है। और आयरोनिकली एग्जैक्टली इसी पीरियड को हिस्टोरियंस आर्म्ड पीस बोलते हैं। मतलब बाहर से पीस और अंदर ही अंदर वॉर की तैयारी चल रही थी। हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं कि देशभक्ति, इंपीरियल राइवलरी, मतलब 2 या 2 से अधिक ताकतवर देशों के बीच दुनिया के अन्य हिस्सों पर अधिकार पाने के लिए आपस में चल रहा होड़ और मिलिट्री कंपटीशन ने यूरोप में एक भारी टेंशन बिल्ड कर दिया था जो इवेंचुअली वॉर में एक्सप्लोड हुआ। और इसी टेंशन के पीछे 4 हिडन फोर्सेस काम कर रही थी। हिस्टोरियंस इसे बोलते हैं मेन, MAIN। M से मिलिटरिज्म यानी सैनिक शासन, A से अलायंसेस यानी गठबंधन, I से इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और N से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। ये सिर्फ किसी किताब के शब्द नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के असली विलन्स है। देश प्रेम नॉर्मली एक पॉजिटिव इमोशन होता है, अपने कल्चर से प्यार करना, अपनी कंट्री पे गर्व करना। लेकिन यूरोप में नेशनलिज्म इतना पीक पे आ गया था कि हर कंट्री प्रूव करना चाहती थी कि हम सुपीरियर सिविलाइजेशन है। स्पेशली बल्कान्स रीजन, यूरोप का सबसे अनस्टेबल एरिया, यहाँ स्लाविक कम्युनिटीज एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहती थी। इस मूवमेंट को पैन स्लाविज्म बोला गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये टेरिटरीज ऑलरेडी ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्रोल कर रहा था। वहीं सर्बिया नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस चाहते थे और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूटने से डर रहा था। रिसर्च शो करती है कि बल्कान नेशनलिज्म की वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि उसका एम्पायर टूट सकता है और इसी डर ने उस इलाके में तनाव बहुत तेजी से बढ़ा दिया। और यहाँ एंट्री होती है रशिया की। रशिया ने डिक्लेयर किया कि हम सब स्लाविक लोगों के प्रोटेक्टर हैं। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा लोकल इशू अचानक बड़े देशों के बीच टकराव बन गया। अब ये एक छोटी फाइट नहीं रही, क्योंकि ये अब मान सम्मान की लड़ाई बन गई। अब सबसे डेंजरस सिस्टम को समझते, अलायंसेस, गठबंधन। कंट्रीज ने मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए जिसका कॉन्सेप्ट सिंपल था कि अगर तुम पर अटैक होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। सुनने में सेफ लगता है पर एक्चुअल में ये सिस्टम एक डोमिनो ट्रैप था। यूरोप 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया। सेंट्रल पावर जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, और सेकंड था एलाइड पावर्स जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और वर्ल्ड वॉर 1 में ये गठबंधन का नेटवर्क ही लोकल कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट करने का मेन रीजन बना। मतलब अगर एक कंट्री फाइट करे तो सब ऑटोमेटिकली फाइट करेंगे और लीडर्स को लगता था कि ये गठबंधन वॉर होने से रुकेगा, पर रियलिटी में गठबंधन ने वॉर ना होने की बजाय वॉर को जरूरी बना दिया और अनअवॉइडेबल बना दिया।
1900 में यूरोप में मिलिट्री सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं थी, मिलिट्री का मतलब था नेशनल प्राइड। और इसी टाइम जर्मनी और ब्रिटेन समुद्री जहाज बनाने की रेस में लग गए। वेपन्स का प्रोडक्शन पीक पे आ गया और सोसाइटी में बिलीव ग्रो हुआ कि वॉर कभी भी हो सकती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ज्यादा हथियार बनाने की रेस और अग्रेसिव मिलिट्री प्लानिंग ने यूरोप को लगातार खतरे वाली सिचुएशन में डाल दिया था। अब वापस चलते हैं सरजेवो। असैसिनेशन तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये रियल कॉज भी नहीं था, ये सिर्फ एक चिंगारी थी। यूरोप ऑलरेडी गन पाउडर से भरा हुआ था। स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि असैसिनेशन ने जुलाई क्राइसिस को स्टार्ट किया, एक डिप्लोमेटिक चेन रिएक्शन जिसने कुछ हफ्तों के अंदर पूरे यूरोप को वॉर में धकेल दिया। और अब शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे खतरनाक महीना, द जुलाई क्राइसिस। 37 डेज, दर्जनों सीक्रेट टेलीग्राम्स, रॉन्ग अजम्पशंस, ईगो क्लैशेस और डिसीजंस जो लाखों लोगों को मौत की तरफ ले गए। 28 जून 1914 वॉर अभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली अगले कुछ दिनों तक सब कंट्रीज एक ही चीज ट्राई कर रही थी कि किसी तरह से वॉर अवॉइड हो जाए। यस, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी आयरनी है। ज्यादातर लीडर्स इनिशियली वॉर नहीं चाहते थे। यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने पहले डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए इंस्टेड ऑफ इमीडिएट मिलिट्री एक्शन। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा गुस्से में था, उसके बेटे को मारा गया था और उन्हें ये भी लग रहा था कि सर्बिया ने हमारे फ्यूचर किंग को मरवाया है। लेकिन इस बात के सबूत बहुत ही कम थे। ऑस्ट्रिया के लीडर्स को डर था कि अगर अब मजबूत जवाब नहीं दिया तो एम्पायर कोलैप्स हो सकता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने असैसिनेशन को अपनी पावर वापस दिखाने का मौका समझा। और यहाँ अब एंट्री होती है जर्मनी की। 5 जुलाई 1914 को बर्लिन में जर्मन कैसर विलियम II मीटिंग करते हैं ऑस्ट्रियन ऑफिशियल्स से, क्योंकि ऑस्ट्रिया अनश्योर था कि अटैक करे या नहीं करे। और जर्मनी ने कहा जो भी डिसीजन हो हम तुम्हारे साथ है। ये सपोर्ट हिस्ट्री में फेमस है द ब्लैंक चेक के नाम से। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अनकंडीशनल मिलिट्री बैकिंग दिया, इवन इफ रशिया वॉर में एंटर करे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करते हैं कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को फुल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट का एश्योरेंस दिया विदाउट कंडीशंस, क्योंकि जर्मनी का कैलकुलेशन सिंपल था, अगर वॉर होना ही है तो अभी करो, क्योंकि रशिया अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं था। और जर्मन मिलिट्री प्लानर्स बिलीव करते थे कि अर्ली वॉर जर्मनी के फेवर में ही होगा और यही डिसीजन डोमिनो का फर्स्ट पुश बन गया। अब आते हैं 23 जुलाई 1914 पे। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजता है जिसमें वो 10 डिमांड्स रखता है जो कि बहुत ही सख्त थी। बेसिकली सर्बिया को अपनी आजादी पर समझौता करना पड़ता, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रियन इन्वेस्टिगेटर्स को सर्बिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन अलाउ करना। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अल्टीमेटम इंटेंशनली इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया था कि सर्बिया रिजेक्ट करे ताकि वॉर जस्टिफाई किया जा सके। सबको लगा सर्बिया रिफ्यूज करेगा, लेकिन शॉकिंगली सर्बिया ने ऑलमोस्ट सब डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ एक कंडीशन छोड़कर, बाहर के ऑफिशियल्स को अंदर की इन्वेस्टिगेशन करने देना। डिप्लोमेटिक हिस्टोरियंस कहते हैं कि सर्बिया का जवाब काफी शांत और समझौता करने वाला था और बातचीत का मौका अभी भी था। वॉर अभी भी अवॉइड हो सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ऑलरेडी डिसीजन ले चुका था। 28 जुलाई 1914 ठीक असैसिनेशन के एक महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्स वॉर ऑन सर्बिया। फर्स्ट शॉट्स फायर्ड और यूरोप अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कॉन्फ्लिक्ट लोकल ही रहे, लेकिन गठबंधन एक्टिव होने वाला था। रशिया पैनिक में आ गया क्योंकि रशिया खुद को स्लाविक प्रोटेक्टर मानता था और अगर सर्बिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो रशिया की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए रशिया ने मोबिलाइजेशन शुरू की, यानी आर्मी को वॉर के लिए तैयार करना। उस टाइम मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगभग वॉर डिक्लेयर करने जैसा माना जाता था, क्योंकि एक बार आर्मी एक्टिव हो जाए तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता था। और जर्मनी ने मोबिलाइजेशन को थ्रेट माना और जर्मनी का मिलिट्री प्लान ऑलरेडी तैयार था और प्लान का नाम था स्लीफन प्लान। जर्मनी को एक चीज का डर था, 2 फ्रंट वॉर का, ईस्ट साइड से रशिया और वेस्ट साइड से फ्रांस का, और सॉल्यूशन था फ्रांस पर क्विक अटैक करना और फिर रशिया पे। प्लान के अकॉर्डिंग जर्मनी को बेल्जियम से आक्रमण करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री था। स्लीफन प्लान जर्मनी की प्री वॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी जो रैपिड विक्ट्री एज्यूम करती थी और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस को रिड्यूस कर देती थी। 3 अगस्त 1914 जर्मनी फ्रांस पे अटैक करता है और 4 अगस्त को जर्मनी बेल्जियम पर अटैक करता है और इसी मोमेंट पे ब्रिटेन की भी वॉर में एंट्री हो जाती है, क्योंकि ब्रिटेन ने बेल्जियम न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने की ट्रीटी साइन कर रखी थी। और ब्रिटेन की एंट्री ने कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर बना दिया। एक लोकल बल्कान कॉन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल वॉर बन चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉर किसने स्टार्ट किया? सर्बिया ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने, रशिया ने या ब्रिटेन ने? हिस्टोरियंस इस पे डेकेड से डिबेट ही कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्टोरिकल कंसेंसस ये सजेस्ट करता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कलेक्टिव फेलियर्स का रिजल्ट था। नेशनलिज्म, अलायंसेस, मिलिटरिज्म और डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन।
वर्ल्ड वॉर वन एक विलन की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है। ईगो वर्सेस डिप्लोमेसी की, फियर वर्सेस लॉजिक की और प्राइड वर्सेस पीस की। सब कंट्रीज डिफेंसिव डिसीजन ले रही थी, बट कंबाइंड रिजल्ट ऑफेंसिव डिजास्टर बन गया और दुनिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे डेडली चैप्टर स्टार्ट कर दिया। 1914 में लोग सोच रहे थे वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन 4 साल तक चली। 1.6 करोड़ लोग मारे गए। उस टाइम इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो इंडिया के लोगों को भी वॉर लड़ने भेज दिया गया और ना चाहते हुए भी इंडिया को वॉर में धकेल दिया गया। और उस वॉर ने एक और वॉर को जन्म दिया, वर्ल्ड वॉर 2 को। कभी कभी हिस्ट्री हमें एक वार्निंग देती है, क्योंकि वॉर सडनली स्टार्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है, जब तक कोई एक गोली सब कुछ बदल ना दे।